तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो इतिहास। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पेपर देखने वाले हैं बच्चों हम लोग। चाहे आप इसको प्रैक्टिस पेपर समझ लीजिए या सैंपल पेपर समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। आपका जो हिस्ट्री का टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है, आपको पता ही होगा 10 जून को होने वाला है। 10 जून 2022 को आपका हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है बच्चों। तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और मैं देखता हूं ना बच्चे 3 मिनट 4 मिनट तक वीडियो देख करके चले जाते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं बच्चों तो ये आप ही के लिए बेनिफिशियल है। आपका जो टर्म 2 का पेपर है वो बहुत बढ़िया जाएगा बच्चों। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा मैं आपसे, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे टर्म 2 के अंदर बच्चों। इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है बच्चों तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। जितना ज्यादा आप लाइक करते हैं वीडियो को, उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक भी जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग एक सीरीज ही चला रहे हैं, सैंपल पेपर कह सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर का। इस सीरीज में हमने आपको 7 पेपर ऑलरेडी करवा दिया है। ये इस सीरीज का हमारा 8वां वीडियो है, जिसके अंदर 8वां पेपर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है जो इससे पहले मैंने आपको 7 पेपर करवाए हैं, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो का अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो वहां पर आपको शो कर जाएगा वो वीडियोस। साथ ही साथ अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, चैनल का प्लेलिस्ट वाला सेक्शन जो होता है वहां पर भी आपको वो वीडियो शो कर जाएगा। और चैनल के अगर आप वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे, वीडियोस वाले सेक्शन में, तो वहां पर भी आपको वीडियो शो कर जाएंगी। तो वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी में इस विषय को बोलते हैं इतिहास, और इंग्लिश में ये जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। इसका सब्जेक्ट कोड होता है 027, बोले तो 027। हिस्ट्री का जो आपका पेपर होगा 10 तारीख को, ये 2 घंटे का पेपर होगा और 40 नंबर का पेपर आएगा, 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। शॉर्ट में बिल्कुल दिखाता हूं कि बोर्ड का पेपर आपका कैसा आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बोर्ड का जो आपका पेपर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक सीरीज लिखी हुई रहेगी। आपका सेट यहाँ मेंशन होगा। ये जो पेपर करवा रहा हूँ ये सेट 4 है। आपको जो पेपर मिलेगा ये 4 सेट में से कोई एक सेट का पेपर मिलेगा। ये चारों सेट हमने पहले एक सीरीज में हमारा चला रहे थे उसमें कंप्लीट करवा दिया है। ये जो हमारा ONS वाला सीरीज है इसके अंदर 3 सेट हमने करवा दिया है और ये चौथा सेट करवा रहा हूं, यानी कि लगभग लगभग मैंने ये चारों सेट आपको 2 बारी करवा दिए। ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप 2 बारी कर लेंगे चारों सेट को, ठीक है। जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो पेपर है इसके अंदर आपको यूनिक क्वेश्चन पेपर का कोड देखने को मिलेगा। ये हर पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। नीचे चलते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में अपने सामान्य निर्देश देख लेते हैं। हिस्ट्री का सामान्य निर्देश आपका क्या बता रहा है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो पहली लाइन में बता रखा है कि जो आपका हिस्ट्री का पेपर आएगा ये 4 सेक्शंस के अंदर, 4 खंडों के अंदर विभाजित होगा। सेक्शन ए देखने को मिलेगा आपको, सेक्शन बी देखने को मिलेगा, सेक्शन सी और सेक्शन डी देखने को मिलेगा। 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे बच्चों आपको, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बता रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, करना ही करना है आपको। सेक्शन ए जो रहेगा आपका खंड क बोले तो इसके अंदर आपसे 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनका आंसर आपको 80 शब्दों में देना है बच्चों। सेक्शन बी है जो आपका, इसके अंदर आपसे 6 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनका जो आंसर आपको देना है 150 से 200 शब्दों के अंदर देना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर नीचे चले हम लोग सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी के अंदर आपसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, स्रोत आधारित क्वेश्चन या केस आधारित क्वेश्चन, ये पूछे जाएंगे बच्चों। और इनका जो आंसर आपको देना है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 4-4 नंबर के। तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है, ठीक है, स्रोत को पढ़ करके। सेक्शन डी जो रहेगा खंड घ, उसके अंदर आपसे मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 2 नंबर का आपका मैप आएगा, ठीक है। और कुछ बेसिक बातें जो कि यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में सेम चीज बच्चों आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में रीड करना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी रीड कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको बता दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझा दिया है, ठीक है। और बस ये कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जो 10 तारीख को आपका हिस्ट्री का टर्म 2 का पेपर है वो होने वाला है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग अपने पेपर की ओर, तो हम लोग आ गए बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड क भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं ये पूछे जाएंगे। बोले तो 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये पूछे जाएंगे बच्चों।
और इनका आंसर आपको 80 शब्दों के अंदर देना है। तो देखिए 3 नंबर में पहला क्वेश्चन पूछा है इस पेपर के अंदर कि पांचवी रिपोर्ट क्या थी, ये आपको व्याख्या करना है। तो देखिए पांचवी रिपोर्ट क्या थी, 1813 में यह ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के विषय में प्रस्तुत की गई थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के अंदर राज करती थी उस टाइम पे, ठीक है, तो उसी के ऊपर आपका हर साल कह सकते हैं इस तरह से एक रिपोर्ट प्रस्तुत होता था इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो उसी से संबंधित ये पांचवी रिपोर्ट थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे शासन व्यवस्था चला रही है भारत के अंदर, कैसे काम कर रही है, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन थी। क्या वो अच्छी चीजें कर रही है, क्या बुरी चीजें कर रही है, अच्छी और बुरी दोनों ही बातें इसके अंदर शामिल थी इस रिपोर्ट के अंदर। तो सारी चीजें, एक्टिविटी वगैरह सब कुछ लिख करके इसके अंदर एक ब्यौरा तैयार करके 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, ठीक है, ये रिपोर्ट। और उसके बाद बताया गया है इसमें कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों का विस्तृत ब्यौरा देखने को मिलता है। यानी कि कंपनी कैसे अपना राजपाट चला रही है, एक तरह से कह लीजिए कैसे काम कर रही है वो, और जो भी एक्टिविटीज कर रही है उसका डिटेल में अध्ययन आपको देखने को मिलेगा। मतलब डिटेल रूप में इसमें लिखा गया था, ये चीज थी आपकी पांचवी रिपोर्ट। और बताया गया पांचवी रिपोर्ट के बारे में कि 1002 पृष्ठों और 800 से अधिक परिपृष्ठों में यह तैयार की गई थी, ठीक है। तो ये कुछ बातें बताए हैं आपको पांचवी रिपोर्ट के बारे में। 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इस तरह से पूछेगा कि व्हाट वाज द फिफ्थ रिपोर्ट, एक्सप्लेन करना है 3 नंबर में। तो आंसर आपको कुछ इस तरह से देना है बच्चों। और यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दूं बच्चों कि ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ आपके लिए, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, प्लस में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है उनके लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे जो है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हिंदी मीडियम में आपको क्वेश्चन आंसर समझा दूंगा और इंग्लिश मीडियम में मैं आपको उसका ट्रांसलेशन दिखा दूंगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। तो दोनों मीडियम के बच्चे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए थे। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1857 का जो विद्रोह हो रहा था, रिवोल्ट हो रहा था 1857 का, तो जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे इसको क्रश करने के लिए, इस विद्रोह को कुचलने के लिए। तो मार्शल लॉ लाया था उन्होंने, मुकदमे चलाए थे कई लोगों के ऊपर, सैनिक कार्रवाई की थी, कूटनीति की थी, बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कोई भी नीति अपनाना और कैसे भी करके विद्रोह को समाप्त करना। तो ये 4 कारण है, इनमें से कोई सा भी आपको 3 को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। इजीली आपको 3 नंबर जो है सो कि ये मिल जाएगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट स्टेप डिड द ब्रिटिश टेक टू क्रश द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्शल लॉ, सोल्जर्स का एक्शन, डिप्लोमेसी वगैरह सारी चीजें देखने को मिलती थी, ठीक है। तो आई होप कितना आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको अथवा दे दिया है, चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे बच्चों। इसके अथवा में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त जब से लागू हुआ उसके बाद से जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई, ये आपको बताना है। 2 कारण पूछा, बेसिकली 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद से बहुत सी जमींदारियां जो थी, जमींदारियां वो नीलाम की गई। तो वो क्यों की गई बच्चों, उसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो ध्यान से समझिए बच्चों, क्यों की गई जमींदारियों की नीलाम। यहाँ पर देखिए, बंगाल में जमींदारी नीलाम होने के कारण, पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों को राजस्व निश्चित कर दिया था। मतलब जो जमींदार लोग हुआ करते थे उन पे, वो लोग जो टैक्स दिया करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो फिक्स कर दिया गया था कि भाई इतना टैक्स तो आपको देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद अगला है, राजस्व की प्रारंभिक मांग काफी अधिक थी। यानी कि स्टार्टिंग में जो टैक्स लिया जा रहा था वो बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था, जिससे कि टैक्स वो लोग चुका नहीं पा रहे थे, और जब जमींदार लोग टैक्स नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमींदारियों को नीलाम कर दिया जाता था। अगला है, कृषि में मंदी देखने को मिली थी, इसके कारण जमींदार राजस्व संग्रह नहीं कर पाते थे। यानी कि जो खेती होती थी उसमें कमी देखने को मिली। इसके कारण क्या होता था, टैक्स वो लोग कलेक्ट नहीं कर पाते थे, और टैक्स नहीं देते थे तो जमींदारियां नीलाम हो जाती थी। सूर्यास्त विधि भी बहुत अहम थी, क्योंकि इसमें एक टाइम दे दिया जाता था। उस टाइम पे जैसे मान लीजिए एक डेट दे दिया आपको, आज 7 तारीख है तो एक डेट दे दिया 10 तारीख तक अगर आपने सूरज के डूबने से पहले टैक्स दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो ये सारे ही कारण है, इसको आप लिख सकते हैं कि बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद जमींदारियां नीलाम की गई इन कारणों की वजह से। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा आपका तो कुछ इस तरह से पूछेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछेगा और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हुए
चलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपको आंसर लिखते हुए चलना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे इस पेपर के अंदर कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत आदर्शों की व्याख्या करनी है आपको। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, प्रस्तुत किया गया था, तो उसके अंदर क्या क्या बातें थी वो आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से समझिए उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर क्या क्या चीजें थी। पहला, उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर भारत को संप्रभु और स्वतंत्र गणराज्य होने की घोषणा की गई थी। यानी कि वो अपने फैसले खुद लिया करेगा और वो स्वतंत्र रहेगा, पूरी तरह से आजाद रहेगा भारत। इसमें बोला गया था कि अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। जो भी हमारे नागरिक होंगे, हमारे सिटीजन्स होंगे, उनको न्याय मिलेगा, समानता मिलेगा और स्वतंत्रता मिलेगा, इस चीज की गारंटी रहेगी। ठीक है, अगला है यहाँ पर सॉरी, ये आश्वासन देना था कि अल्प विकसित या पिछड़े वर्ग के लोगों को भी पूरा पर्याप्त रूप से सुरक्षा प्रदान की जाएगी और उनको भी ये सारी चीजें दी जाएगी ताकि वो अपना विकास कर सके, आरक्षण वगैरह उनको भी प्रोवाइड। तो इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू का जो ये उद्देश्य प्रस्ताव वाला क्वेश्चन है, और जो आपको आंसर लिखना है 3 नंबर के लायक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के जमींदारों की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित किया गया। 18वीं शताब्दी के दौरान जो बंगाल के जमींदार थे वो काफी ताकतवर थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बोला इससे कैसे भाई, तुमको पूरा कंट्रोल करेंगे हम। ठीक है, तो कैसे नियंत्रित किया गया, मतलब कंट्रोल में लाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जमींदारों को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जमींदारों की जो सैन्य टुकड़ियां थी उनको भंग कर दिया। ठीक है, और जमींदारों के पास न्याय करने की और स्थानीय पुलिस की पूरा उनके पास राइट हुआ करता था, तो ये सब चीज छीन लिया उनसे। जमींदारों की कचहरी जो हुआ करती थी, जहां पर कचहरी लगती थी, आम बातचीत होती थी और कुछ विशेष बातचीत हुआ करती थी, ठीक है, न्याय वगैरह किया जाता था, उसके अंदर एक कलेक्टर रख दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बोला कि भाई ये हमारा कलेक्टर है, ये इसकी देखरेख में ही कोई काम करोगे तो आपको करना होगा बच्चा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, और जो आंसर लिखना है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। वीडियो को पॉज करके आप पूरा ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ख बोलते हैं, और इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपके बोले तो 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, 6 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि अबुल फजल द्वारा अकबर के सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन का आधार बताने का औचित्य सिद्ध करना है आपको। यानी कि जो अबुल फजल थे, उन्होंने अकबर के टाइम की बहुत सारी बातें बताई है और अकबरनामा इन सब में उनका विशेष योगदान देखने को मिलता है। तो जो सुलह कुल था, अकबर का चलाया गया सुलह कुल का नीति था, तो उसके बारे में क्या क्या चीजें उन्होंने बताई, वो सारी चीजों का आपको वर्णन करना है। तो सुलह कुल के बारे में आप यहाँ देखेंगे तो बताया गया है कि अकबर की सुलह कुल की नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। यानी कि सभी जो धर्म है, सभी जाति के लोगों को एक करना था। ठीक है, आगे देखिए, अगला बताया गया है कि अकबर का मानना था कि राज्य के विभिन्न धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, जैन, जरस्तु, पारसी आदि के मध्य शांति होनी चाहिए, सभी मिल करके काम करें और बादशाह का ये फर्ज होता है ये करना। ठीक है, सुलह कुल का आदर्श था कि राज्य के सभी समुदायों के बीच शांति स्थापित करने का श्रेष्ठ माध्यम था। सुलह कुल से राज्य के जितने भी वर्ग है, जितने भी जाति है, धर्म है, उन सबके बीच में शांति को स्थापित किया जा सकता है। अगर आगे चले तो बताया गया है कि सुलह कुल के आदर्श में राज्य के प्रत्येक धर्म की अच्छी बातों को शामिल किया गया है। कुछ और बातें जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीर्थ कर, जजिया कर समाप्त किया, और भी सभी को ये मानना होगा, तो ये सारी इस तरह से पॉइंट्स देख सकते हैं। लगभग 8 पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ है। इनमें से कोई भी 6 पॉइंट अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से, तो इजीली आपको 6 नंबर मिल जाएगा। और 6 नंबर के क्वेश्चन में मस्ट है बच्चों कि भूमिका और निष्कर्ष जरूर बनाइएगा। भूमिका और निष्कर्ष कैसे बनाई जाती है, इसका वीडियो जो है हमने बना रखा है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको आंसर लिखते हुए चलना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगभग 8 पॉइंट है, तो कोई भी इसमें से 6 पॉइंट को एक्सप्लेन आपको
कर देना है। आगे चले तो अगला क्वेश्चन पूछा है हमारा छठा क्वेश्चन 6 नंबर के लिए कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप एक जन आंदोलन में किस प्रकार बदल दिया, ये आपको बताना है। तो देखिए गांधी जी जब आए तो उस टाइम पे देश के अंदर जब आए 15 की बात है, लगभग 1915 में, ठीक है। तो देश के अंदर आंदोलन तो हो रहे थे बहुत तरह के, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने जो राष्ट्रीय लेवल पे आंदोलन हो रहे थे उसका स्वरूप ही बदल दिया। पहले हिंसा वगैरह करके आंदोलन हो रहा था, उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए बोला। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि गांधी जी की भाषा और सादगी ने उन्हें जोड़ा, सबसे जोड़ा, सब उनसे जुड़ते चले गए धीरे धीरे, ठीक है। उनकी पोशाक ऐसी थी, उनका जीवन शैली ऐसा था कि आम लोगों के सद्भावना और पहचान बन गई। आम लोग भी उसी तरह का पोशाक कपड़े उपड़े पहना करते थे, गांधी जी भी वैसे ही पहना करते थे, तो सब लोग उनसे जुड़ते चले गए। आगे अगर आप देखेंगे तो गांधी जी ने 3 जन आंदोलन करे जिनमें व्यापक रूप से सभी वर्गों ने भागीदारी दी। 3 उन्होंने जन आंदोलन किया जिसके अंदर व्यापक रूप से सभी ने उसके अंदर भागीदारी दी थी, ठीक है। उन्होंने आह्वान किया कि सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में जाना बंद कर दो, कॉलेज में जाना बंद कर दो, तो बच्चों ने किया भी ये सारी चीजें। वकीलों ने अदालत जाने से इनकार कर दिया, मजदूर भी हड़ताल वगैरह करने लग गए। हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया उन्होंने, और हिंदू और मुसलमानों ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है हमें। और भी कुछ बातें लिखी है कि उन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह को लोकप्रिय बनाया। तो ये सारे लगभग 7 पॉइंट है, इनमें से कोई भी 6 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर देंगे तो इजीली आपको 6 नंबर मिल जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपको आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर जो है वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा देखने को मिलेगा, एक चॉइस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। तो इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि जोतदार कौन थे और उनकी शक्तियां जमींदारों की तुलना में अधिक कैसे थी। तो जोतदार लोग जो थे वो धनी किसानों का एक ऐसा वर्ग था जो कि उत्तरी बंगाल में काफी फेमस था और काफी वो शक्तिशाली थे। जोतदार जो है जमींदारों से अधिक ताकतवर हुआ करते थे। उसके कुछ निम्नलिखित कारण है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो उनके पास बड़े बड़े भू भाग थे, हजारों एकड़ में फैला हुआ जमीन का टुकड़ा उनके कंट्रोल में हुआ करता था। साहूकारों का जो कारोबार मतलब व्यापार वगैरह जो हुआ करता था वो भी उनके कंट्रोल में था, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें हैं। वो गांव में रहा करते थे, इसलिए गांव पे उनका जो गरीब लोग हुआ करते थे गांव के, उनका ऊपर उनका काफी कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। ये और सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। जोतदार लोग जो है ना लगान के बढ़ाए जाने पर, यानी टैक्स जब बढ़ाया जाता था तो इसका विरोध करते थे, और किसानों को भी वो लोग उकसाते थे कि भाई तू टैक्स क्यों दे रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ, मत दे टैक्स इतना, ठीक है। तो ये सारे ही पॉइंट अगर ये क्वेश्चन आता है आपका जोतदार कौन थे और उनकी शक्तियों की तुलना करें तो इस तरह से लिख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो पूछा गया है आपसे। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोतदार कौन थे और जमींदारों से उनकी तुलना करना है। तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। इस तरह से लिखते हुए चलिएगा, आंसर अपना वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1915 में जब गांधी जी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वो गए थे, 1893 में जब वो भारत से गए थे तो उससे कैसे अलग था वो आपको बताना है। तो देखिए जब वो भारत छोड़े थे तो उस टाइम पे अंग्रेज लोग उतना कंट्रोल नहीं करके रखे थे, लेकिन जब वो भारत के अंदर आए तो अंग्रेज लोग उसको देखेंगे कि भारत को पूरा कंट्रोल करके रखे थे, ठीक है। नरम दल के नेता ने गांधी जी से प्रेरणा ली और उनके भाषणों को पसंद करने लग गए, ठीक है। कुछ उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले उनसे प्रभावित हुए गांधी जी से, जब धीरे धीरे वो आंदोलन वगैरह करने लग गए तो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय जैसे कुछ बड़े नेता राजनीतिक परिदृश्य में आए, ठीक है। इन नेताओं ने औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत की। तो इस तरह से कुछ आप लिख सकते हैं कि जब वो गए थे और जब वो आए तो क्या क्या चीजें उन्हें बदलाव देखने को मिला, ये सारी चीजें इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यही सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आगे चलते हैं। इसी के अंदर आपको एक अथवा देखने को मिलेगा, एक चॉइस देखने को मिलेगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट
कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में की गई पहल के गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरे जिसमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। इस कथन की परख कीजिए। यानी चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद में, यहाँ पर 3 जगह पर ऐसे क्या काम कर दिए गांधी जी ने जिससे कि पूरा देश के जितने भी गरीब लोग थे ना, उनकी भावनाएं इनसे जुड़ गई। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं इसका आंसर कि चंपारण का सत्याग्रह किसानों के लिए काश्तकारी सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद का फसल उगाने से संबंधित है। यानी कि जो उन्होंने चंपारण में किया, वहां पर पहले नील की खेती करने के लिए किसानों को जोर दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। गांधी जी आए और बोले ऐसे कैसे, नील उल का खेती नहीं करेंगे, इनका जो मर्जी होगा यही खेती करेंगे, अगर आप नहीं मानते तो हम लोग सत्याग्रह करेंगे। तो अंग्रेज लोग मान गए। ठीक है, अगला है अहमदाबाद का आंदोलन, कपड़े के मिल में काम करने वालों के लिए बेहतर स्थिति की मांग की गई। यानी कि अहमदाबाद में क्या था कि कपड़े के मिल में जो मजदूर काम करते थे ना, उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। ठीक है, उनको एक ही कमरे में बहुत सारे लोगों को रहना पड़ता था, प्रॉपर 3 टाइम का खाना भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाता था। तो इस चीज को लेकर के वो अंग्रेजों से लड़ गए और बोले कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार, ये आप ही के यहाँ पे तो काम करते हैं, 3 टाइम का खाना दे दो, रोटी कपड़ा मकान दे दो, उनको क्या दिक्कत है यार, इतना तो दे सकते हो। ठीक है, या आपके जो भी भारतीयों के मिल में भी काम कर रहे हैं तो उनको सही चीजें दो। खेड़ा में किसानों का फसल चौपट हो गया तो उनका लगान माफ करवाया। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये सारे कारण हैं जिससे कि गांधी जी जो है ना, सभी जो गरीब लोग होते थे उनके भावनाओं के साथ जुड़ गए उस टाइम पे। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन रहेगा और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देख लीजिए। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी में हमसे स्रोत आधारित प्रश्न, बोले तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों। तो ये स्रोत है आपका चैप्टर नंबर जो 9 है, शासक और इतिवृत्त वाला, उससे लिया गया है। वीडियो को पॉज करके अगर आप स्रोत को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलना चाहूंगा ताकि टाइम हमारा बच सके। ठीक है, तो स्रोत में से 8.1 में पहला क्वेश्चन पूछ रखा है 1 नंबर के लिए कि ये जो दिया हुआ है ये किसके द्वारा दिया गया था। उसके अंदर से पूछा है उक्त विवरण जो दिया गया है, ये विवरण तो जेसुइट पादरी फादर एंटोनियो मोसेरेट द्वारा दिया गया। उसके बाद 8.2 में 1 नंबर का क्वेश्चन है कि ये विवरण किसके दरबार के बारे में है, तो अकबर के दरबार के बारे में। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन 8.3 की राजा अभिजातों को नियमित रूप से दरबार में बुलाकर निरंकुश आदेश क्यों देता था। तो पहला है कि सत्ता की बेधड़क उपयोग से बचने के लिए, कि जो अभिजात वर्ग है वो दबा के सत्ता का जो बेधड़क उपयोग ना कर ले, उनको जो पावर दी गई है उन्हें कंट्रोल में रखा जा सके। तो इस तरह से 2 नंबर में आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा। सोर्स जो है आपका इस तरह से लिया गया है चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी से, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8.2 में इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आगे चलते हैं 8.3 में इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे अब हम लोग आ गए हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न भी स्रोत आधारित है। 4 नंबर का सोर्स वाला क्वेश्चन आएगा आपका, बोले तो स्रोत आधारित प्रश्न। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कि खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर नंबर हमारा 15वां है, संविधान का निर्माण करके, उस चैप्टर से ये स्रोत लिया गया है। इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलूंगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि जीवी पंथ निष्ठावादी नागरिकों के अभिलक्षणों को कैसे परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो आत्मानुशासन की कला में प्रशिक्षित होने और के लिए अधिक चिंता ना करने, इस तरह से। ठीक है, स्रोत से ये क्वेश्चन पूछा है और उनका आंसर मैं दे रहा हूं, तो ये मत बोलिएगा कि सर कहां से दे रहे हैं आप इनका आंसर, स्रोत से ही दिया हूं। ठीक है, अगला है कि संविधान निर्माण के समय पृथक निर्वाचिका की मांग क्यों की गई। तो इसलिए की गई क्योंकि अल्पसंख्यकों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जीवी पंथ पृथक निर्वाचिका की मांग के विरुद्ध क्यों थे। तो ये बोलते थे कि अल्पसंख्यक कभी भी स्वयं को बहुसंख्यकों में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये इसके विरोध में थे। यही सेम आपका स्रोत जो इंग्लिश मीडियम में आएगा 9वां क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे आपके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए में इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, आंसर आपको इस तरह से लिखना है। बी में देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, आंसर आपको इस तरह से लिखना है। आगे अब हम बात करें सी की, तो सी में इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा है और आंसर आपको इस तरह से लिखना है। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, खंड घ जिसको आप बोलते हैं, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। सेक्शन डी के अंदर आपका 10वां क्वेश्चन में
टोटल आपको क्वेश्चन 2 मिलेंगे, 2 नंबर का एक सेक्शन ही है, बेसिकली 2 नंबर का क्वेश्चन आपको करना है अटेम्प्ट इसके अंदर। ठीक है, मैप वाले क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा। पहले ए में आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, 2 में से कोई एक करना है, और बी एक क्वेश्चन रहेगा हमारा। इस तरह से ये रहेगा हमारा सेक्शन डी का 10वां क्वेश्चन, बोले तो मैप वाला क्वेश्चन। तो समझिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर कि दिल्ली 1857 के विद्रोह का एक केंद्र, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली है सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो दिल्ली को आपको लोकेट करना है। अब दिल्ली कहां पर है भाई, तो अगर मैं आपको दिखाऊं मैप के अंदर, अगर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल छोटे से में आप देख पा रहे होंगे, एक में ये जो आपको दे रखा है ना, ये आप देखेंगे ना बिंदु यहाँ पर आपको दे रखा है, ये हमारा दिल्ली है। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं पहला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी के अथवा में पूछ रखा है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है आपका मैप वाला कि मेरठ 1857 के विद्रोह का एक मुख्य केंद्र मेरठ, अब मेजर सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 मेरठ, मेरठ को आपको लोकेट करना है। ठीक है, तो मेरठ मैंने आपको कई बार बता भी रखा है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो मैप, तो यहाँ पर जो दूसरा बिंदु आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये हमारा मेरठ है। तो दूसरे का आंसर आपका इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, बी में देखिए इस तरह से बंबई वाला क्वेश्चन पूछा है, तो ये मैंने कई बार करवा रखा है, बाकी इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपका बंबई वाला क्वेश्चन है, बॉम्बे वाला। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। और जो हमारा हिस्ट्री का प्रैक्टिस पेपर नंबर 8 कह लीजिए, सैंपल पेपर नंबर 8, ये समाप्त होता है। कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और वीडियोस को बनाने के लिए। और हम आपका टर्म 2 का तैयारी इसी तरह से करवाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके आपको क्या करना है, ऑल पे क्लिक करना है, ताकि टर्म 2 की जो भी हम तैयारी करवा रहे हैं उसके लिए जो भी वीडियोस डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाया कीजिए बच्चों। ठीक है, रेगुलरली अपडेट रहने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।